भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और सोच बदलो देश बदलो कार्यक्रम के तहत जो आजकल हम मुद्दे को लेके लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस पे बहस कर रहे हैं, उस मुद्दे ने, अगर कहा जाए, ईमानदारी से बात की जाए, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादी घटना हुई है, उस आतंकवादी घटना ने पूरे देश को दहला करके रख दिया है। 8 पुलिसकर्मी ऑन स्पॉट मारे गए थे और 2 हॉस्पिटल में 2 की मौत हो गई है। एक तरह से 10-10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जिस आतंकवादी घटना में। पता नहीं क्या सनक है या क्या टर्मिनोलॉजी है, अगर सनक हम शब्द नहीं यूज करें, क्योंकि जो लोग सनक दिखाते हैं उन्हें सनक सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, जो आपको अच्छा लगता है हम वही बात करते हैं। कौन सी टर्मिनोलॉजी लाते हैं जिस घटना में AK-47 यूज हुई हो, जिस घटना में एम्बुश की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई हो, और जिस घटना में 50 पुलिसकर्मियों के दल को भागना पड़ा हो, उसमें से 8 लोगों की ऑन स्पॉट अपनी जान गंवानी पड़ी हो और 7 लोगों को हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से पूरा प्रदेश दहल गया है, पूरा देश दहल गया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी टर्मिनोलॉजी लाई जा रही है। इसको अपराधी घोषित किया जा रहा, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको अपराधी घोषित किया जा रहा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सिख अपने हक की मांग करे तो वो खालिस्तानी हो गया, कोई ट्राइबल अपने हक की मांग करे तो वो नक्सलवादी हो गया, कोई मुस्लिम अपने हक की मांग करे तो वो आतंकवादी हो गया, कोई शेड्यूल कास्ट अपने हक की मांग करे तो वो आरक्षणवादी हो गया, कोई बैकवर्ड अपने हक की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, और कोई कोई बनिया अपने हक की बात करे तो वो पूंजीवादी हो गया, कोई क्षत्रिय अपने हक की बात करे तो सामंतवादी हो गया, और जो देश दहलाने की बात अगर ब्राह्मण करे, देश दहला दे, तो वो राष्ट्रवादी है। ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है? इसी टर्मिनोलॉजी ने पूरी तरह से संवैधानिक एक तरह से ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा कर दी है। पूरे प्रदेश के सामने नहीं, पूरे देश के सामने आज देश समझना चाहता है। जिस आतंकवादी घटना को ये मीडिया वाले आपराधिक घटना बताना चाहते हैं, तो आप ये आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये प्रदेश सरकार इतने बड़े बड़े अपराधियों को अपने नाक के नीचे पाल रही है, या पाल तो असली आतंकवादी रही है, लेकिन सरकार का चेहरा आतंकवादी न हो जाए इसलिए उसे अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। इसी दिशा में हम बात को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा में लोगों को शामिल करेंगे, और चर्चा में शामिल करें उससे पहले अतिथियों का आप सभी के बीच परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं योगेंद्र कुमार नीरज जी। योगेंद्र नीरज जी, आपका दर्द भारत कार्यक्रम में सोच बदलो देश बदलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपका सोच दर्द भारत के कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो, और खास तौर से आज तो टर्मिनोलॉजी बदलो, भाषा बदलो, शब्दावली बदलो, यथार्थ को यथार्थ स्वीकार करो, उस पे है। पूरा सहमा है, उत्तर प्रदेश सहमा है इस आतंकवाद से, लेकिन सरकार कुछ और कहती है। तो हम आपको शामिल कर रहे हैं। योगेंद्र कुमार नीरज जी से पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि योगेंद्र कुमार नीरज जी, आप जो कानपुर में घटना हुई है वो आतंकवाद की परिधि में नहीं आता है क्या, जिसे अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है? और अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है तो अपराधी घोषित करने के पीछे लाभ क्या है मीडिया और सरकार का?
जी योगेंद्र जी। इनफैक्ट राणे साहब, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने शुरुआती काल से ही एक नारा दिया था कि भय मुक्त समाज की स्थापना करेंगे। किया इन्होंने इसके ठीक विपरीत। इन्होंने तमाम संगठनों को एक धर्म के नाम पे, बल्कि यूं कहे छद्म धर्म के बैनर तले खड़ा किया, और वो सारे के सारे संगठन कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं लव जिहाद के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां करते रहे, और इसको प्रश्रय दिया मनवादी क्षेत्र की पोषित मीडिया ने। सरकार का उस पर हाथ रहा और जाति के खेमों में बांट करके इस प्रदेश में अराजकता का जो माहौल खड़ा किया, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हुई वो विभिन्न स्थलों पे समय समय पर आती रही। अभी फिलहाल के दिनों में चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, या कासगंज की घटना हो, या फैजाबाद की घटना हो, अनन्य घटनाएं इस बात की द्योतक है कि उनको जाति के चश्मे से देख करके राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं जो कि सुशासन के लिए कतई अनुचित है। इन्होंने एक विशेष जाति वर्ग को पल्लवित पोषित किया और उनको रक्षा भी की, पर्दे के पीछे रह करके उनको एक तरह से राजनीतिक संरक्षण दे रखा था, और उसकी प्रतिक्रिया है ये। आज इस अपराधी को इन्होंने अपराधी कहना शुरू किया, जबकि ये जघन्य अपराधी है, और पहले भी इसने थाने में घुस करके राज्य मंत्री स्तर के एक नेता की हत्या की थी और खुलेआम घूम रहा था। वर्तमान सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ऐसे अपराधी पर केवल खानापुरी की, और खानापुरी का आलम यह रहा कि इन्होंने जिस चश्मे से देखा पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये तो खैर नर्क प्रदेश हो ही चुका है। पूरे देश में अगर आप देखेंगे, गरीब तबका यदि अपने हक हुकूक की मांग के लिए आगे आता है, आंदोलन करता है, तो नक्सलवादी करार कर दे दिया जाता है। नीरज जी अभी हम इस बात को केंद्रित करेंगे, सिर्फ आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या कानपुर की घटना जिसमें AK-47 यूज हुआ हो, और ये भी कहा जा रहा है कि AK-56 यूज हुआ है, अपुष्ट खबरों को अगर माने तो ये भी कहा जा रहा कि जिस तरह से घात लगा करके हमले किए गए हैं, वो घात लगा करके हमले करने का प्रशिक्षण इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलता, इजराइल में मिलता है। तो क्या ये आतंकवादी घटना की परिधि में नहीं आती क्या? सिर्फ ये हम जानना चाहते हैं, ये आतंकवादी है या अपराध तो खैर होते रहते हैं, अपराध की बात नहीं, ये आतंकवाद है या नहीं? ये पूर्णतः आतंकवादी घटना है, और इसको जब अंजाम दिया गया तो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, और ये जिस तरह से घेराबंदी करके इन समूहों को मारा गया है, और पुलिस के लोग असहाय थे, पीछे लौटने के उनके रास्ते अवरुद्ध थे, और इसको आतंकवादियों के मानद ही मारा गया है और ये घटना को अंजाम दिया गया है। वस्तुतः इसको आतंकवादी घटना ना कहना पड़े, इसके लिए सरकार ने अपनी मीडिया को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि वो इसको आतंकवादी घटना नहीं कहेगी, एक आपराधिक घटना कहेगी, और उसका जो है एक दूसरी दिशा में मोड़ करके जन सामान्य में ये स्थापित करने की कोशिश करेगी कि इस तरह की घटनाएं आम होती है। चाहे वहां के अभी उन्नाव की घटना को, सेंगर को देख लीजिए, इतनी बड़ी घटना थी, लेकिन उसको उन्होंने मोड़ करके ऐसी स्थिति में ला दिया, और अब तो वो जना बाहर भी है। तो यह आतंकवादी घटना है, और निश्चित रूप से आतंकवादी घटना। जी जी जी, बहुत बहुत दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस घटना में, और खास तौर से ये चौबेपुर की घटना है, चौबेपुर थाना अंतर्गत बिकरू गांव की घटना है, और ये बताया जाता है कि जैसे ही ये जो सीओ बिल्हौर थे, यशो बिल्हौर थे, सीओ यशो बिल्हौर उस चौबेपुर की घटना, चौबेपुर गए थे, और ये बताया जाता है कि उस घटना में चौबेपुर के यशो को शामिल नहीं किया गया था। अब चौबेपुर के यशो को अरेस्ट कर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, सस्पेंड किया गया है, और उसे उसकी जगह दूसरे की तैनाती कर दी गई है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या
इस तरह से जो दिख रहा है, अगर सूचना मिली है तो जो चौबेपुर के यशो को शामिल नहीं किया गया था, तो क्या ये सूचनाएं चौबेपुर के यशो आतंकवादियों तक पहुंचाए थे क्या? राणे साहब, अब ये तो जांच का विषय है कि चौबेपुर के यशो ने इस सूचना को आतंकवादियों तक पहुंचाया था या नहीं। लेकिन घटना अगर उसी थाने की है, थाने के अंतर्गत आती है और उसमें वो यशो खुद शामिल नहीं है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो बात अपराधी तक या आतंकवादी तक फैली है, वो कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही उसके पास पहुंची। और ये तो मीडिया वर्तमान में जो राम राज्य की परिकल्पना है, उस परिकल्पना में इनकी जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो सर्वोपरि व्यक्ति है, जिसको ये ब्राह्मण कहते हैं, वो तो इनकी व्यवस्था में कभी आतंकवादी होता ही नहीं है और न तो अपराधी होता है। ये तो भारतीय संविधान की देन है कि एक ही तरह का कुकृत्य करने पर, एक ही तरह का अपराध करने पर समाज के हर वर्गों के ऊपर एक ही तरह की धाराएं लग रही। वरना आपके महाभारत में दृष्टांत आता है कि युधिष्ठिर के राज्यसभा में, राज दरबार में एक बार एक घटना हुई और उनके राजगुरु से पूछा गया कि अगर एक ही तरह की अपराध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों चारों करे, तो उसके लिए क्या दंड निर्धारित है। तो राजगुरु ने ये कहा था कि अगर एक ही तरह का अपराध है, उसी तरह का अपराध शूद्र करता है, तो उसको हत्या कर देनी चाहिए, उसको फांसी दे देना चाहिए। अगर वही हत्या वैश्य करता है, तो उसको कुछ दंडात्मक कार्रवाई, कुछ अर्थदंड लगा के छोड़ देना चाहिए। और अगर वही अपराध क्षत्रिय करता है, डॉक्टर दुर्गा, बस एक मिनट, मैं क्षत्रिय करता है तो उसे डांट फटकार के छोड़ देना चाहिए। और पहली बात, ब्राह्मण तो अपराध कर ही नहीं सकता है, अगर कर दिया होगा तो किसी बहाने उसके दिमाग में कोई गर्मी आ गई होगी, उसके सर पर ठंडा तेल रख दिया जाए तो वो अपराध माफ हो जाता है। तो आज जो ये पूरे भारत में राम राज्य की सरकार की परिकल्पना की जा रही है, ये उसी परिकल्पना का ये प्रतिफल है कि इतने बड़े आतंकवादी घटना करने वाले व्यक्ति को भी आज आतंकवादी न कह करके बल्कि उसको आपराधिक घटना की जा रही है। तो ये राम राज्य की परिकल्पना की पहली सीढ़ी है, जिसको योगी सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि कभी रहा होगा वो कानून जिसकी बात आप कर रहे हैं, आज संविधान लागू है, संविधान की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। तो कानून की दृष्टि में समान है, ये घटना चाहे मुसलमान करता, चाहे ट्राइबल करता, चाहे शेड्यूल कास्ट करता, चाहे जो भी करता, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये घटना संविधान की दृष्टि में आतंकवादी घटना है या नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे। नहीं, निश्चित रूप से जिस घटना में हमारे 8 प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ऑन स्पॉट मार दिए गए हों, 2 लोग हॉस्पिटल में मर गए हों, 5 लोग अभी हॉस्पिटलाइज हों और पूरा प्रदेश, पूरा देश दहल गया हो जिस घटना से, जिस घटना में मुख्यमंत्री खुद जाकर के 1-1 करोड़ मुआवजे की घोषणा कर रहा हो, अगर इसके बाद भी इसको आतंकवादी घटना नहीं माना जाता है, तो ये तो शासन प्रशासन में बैठे लोगों की मनोवृत्ति का दुष्परिणाम है, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि अब इससे बड़ी और घटना क्या हो सकती है। अगर कहीं हत्या किसी के ऊपर हो जा रहा है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जा रहा है उससे। और इतनी जबरदस्त घटना होने के बावजूद अगर इसको आतंकवादी घटना नहीं मानेंगे, तो ये तो वही बात हुई कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के चरित्र ऐसे हैं कि वो अपने लोगों को, समाज के लोगों को बचाने के लिए और दूसरे तरह के लोगों के ऊपर उस तरह का अपराध थोपने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपराधिक घटना नहीं बल्कि आतंकवादी ही घटना है।
ये योगेन जी आपके पास आकर के समझने की कोशिश करेंगे कि घटना मैं इसको इस 2006 से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और 2006 से जोड़ने के पीछे मकसद है कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जो मिलिट्री के इंटेलिजेंस में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शैलेश रायका, इन दोनों लोगों के पोजीशन से 2006 में तकरीबन 43 केजी आरडीएक्स पकड़े गए थे और 16 AK-47 राइफल पकड़ी गई। और जिस सनातन संस्था पे अभी कुछ दिन पहले जिसपे खोज सनातन संस्था पे जो वहां पुलिस का छापा पड़ा, उस छापे में AK-47, AK-56, आरडीएक्स और जिलेटिन वगैरह के सारे तार पाए गए। और इस व्यक्ति की जो विकास दुबे है, ये जो इस आतंकवाद का मास्टरमाइंड विकास दुबे है, इसके वहां से तीनों चारों से संबंध होने के भी अपुष्ट खबरें आई है। हमारी खबर दिखाने का नतीजा ये हुआ कि पहली बात जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की आतंकवादी घटना कहीं सरकार के चरित्र पे दाग न लगा दे, वो इवेंट पे चले गए। उस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वो इवेंट पे चले गए। किसी को पता नहीं था क्या कार्यक्रम है क्या नहीं कार्यक्रम है। जैसे ही हमने पोस्टर जारी किया, तो पोस्टर जारी करने का नतीजा ये मिला कि उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इवेंट करने चले गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी सफलता मिली है, वो पहली सफलता ये है कि विकास दुबे की मां सरला दुबे स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि वो आतंकवादी है, उसे गोली मार दी जाए। और भारत समाचार के ब्रिजेश मिश्रा जी इस बात को अपने ट्वीट में बकायदा मेंशन करते हैं। तो इतनी सफलता तो मिली है, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सरकार आतंकवादी घटना को आतंकवादी नहीं स्वीकार करती। तो हम ये जो उदाहरण आपको दे रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब इतने सारे तार जुड़े होने की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, तो इस सरकार को आतंकवादी घटना घोषित करने में शर्म किस बात की है? जी योगेंद्र जी। राणे साहब, इसको आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की लाइन दे दी। कर्नल पुरोहित वो शख्स है जिसके पास आरडीएक्स नहीं बल्कि बहुत सारे मैप और सैकड़ों सीडी प्राप्त हुई थी, जो एंटी नेशनलिस्ट के तौर पर उसको सिद्ध करती हैं। इसी लिस्ट में जितने भी आरएसएस से जुड़े लोग हैं और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, अनेकों लोगों के नाम आए। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता। सत्ताधारी पार्टी ने सबका बचाव किया, और दुख तो उस पे ये भी है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने उनको क्लीन चिट दे दी। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला। और जहां तक विकास दुबे की बात है, विकास दुबे कोई रातों रात हीरो नहीं बन गया अपनी निगाह में, या आतंकवादी गतिविधियां करके क्रिमिनल्स की निगाह में उसको पल्लवित पोषित किया गया। इस राष्ट्र की जो धारा चल रही है, जिसमें कि सामाजिकता को जहां पोषित करके एक करने की आवश्यकता थी, वहां पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए खून की होली खेलने का धार्मिक रास्ता चुना। धर्म के नाम पर छद्म रूप से इन्होंने आतंकवादियों को पोषित किया। मैं यूं ही नहीं कह रहा, जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें कि एक तो आरएसएस को खुलेआम कहा जाता है, और मैं कहता हूं अगर इनके अड्डों पर छापामारी कर दी जाए तो हर अड्डे पर सभी तरह के वेपन्स मिलेंगे, और हो सकता है आतंकवादी गतिविधियां संपादित करने के लिए केमिकल्स भी मिले।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश की स्थिति इस प्रदेश में तो सर्वोपरि हो चुकी है आतंकवाद में और अपराध में। महिलाओं के जहां पर प्रतिदिन 5 बलात्कार के केस होते हो, चिल्ड्रंस की किडनैपिंग का है, और एनसीआरबी के डेटा ये कहते हैं जो 2018 के हैं, उनमें ये कहा जाता है कि ये सीज पर है। हालांकि फ्रैक्शन वाइज में स्टेट वाइज अलग देते हैं, बट एनसीआरबी के डेटा पर भी हम कितना भरोसा करेंगे। यहाँ की सरकार एफआईआर ही नहीं लिखती है बहुत सारे केसेस में, और उन केसेस में जो कि दर्ज हुए उसमें भी ये प्रदेश जो में अन्य चीजों में तो विकास नहीं कर रहा है, लेकिन अपराध की विकास दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि डेटा के साथ छेड़छाड़ करके अल्पीकरण किया जाता है अपराधों का। और ये आतंकवादी गतिविधियों को संक्षिप्तीकरण करके हमारी मीडिया परोसती है कि एक अपराध हो गया, और उसको नैरेटिव इस तरह का गढ़ते हैं कि ये अपराध किसी जानबूझ के नहीं किया गया, ये किसी कारणवश हो गया। लेकिन जो चौबेपुर थाना अंतर्गत घटना घटी है, ये घटना विभत्स घटना है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, और इस पे सरकार को शर्म आनी चाहिए। पुलिस कहीं मारी जाती है तो उसको पता चला कि यहाँ तो मुठभेड़ दिखाई, थानों में घुस करके जो है इनके नेता छुड़ा ले जाते हैं। कहीं पर सरेआम चौराहे पर पुलिस का कांस्टेबल मारा जाता है, कहीं सब इंस्पेक्टर की वर्दी नोची जाती है। ये एक आम बात हो गई है, और बीजेपी की सरकार आने के बाद से तो ये एक सामान्य सी बात हो गई है। जो रक्षक है वही सुरक्षित नहीं है, ये जनता को क्या सुरक्षित करेंगे। और इन गतिविधियों से ये स्वतः सिद्ध हो गया कि इनको शासन करने की जो स्थिति है वो इनको आती नहीं है, और उसकी आड़ में ये अन्य कुत्सित कार्य करते हैं। सामान्य रूप से आप देखिए, अभी अगर इनको जो है कुछ छद्म धार्मिक कोई का आयोजन कराने, उनके पास पैसा निकल आता है, फोर्स वही जाकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करनी हो तो इनका बस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज को जातीय धड़ों में बांट रखा है। मात्र 2-3 प्रमुख जातियों को छोड़ करके पूरे प्रदेश की जो 90% आबादी है वो रात दिन बेचैनी में गुजरती है कि हमारी शाम हुई है, सुबह कैसी होगी। अराजकता का वह भयावह मंजर पैदा हो गया है कि आदमी इस महामारी में वैसे ही बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब निकलने पर भी भयभीत होता है वो सुरक्षित लौट। योगेन जी फिर हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से योगेन जी आरोप एक लगा रहे थे, पहले तो लगा कि मन खारिज कर दिया जाए इनके आरोप को, लेकिन जब ये ध्यान रखा गया कि महंत दयानंद पांडे भी जब पकड़े गए थे तो उन्होंने बकायदा कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि आरएसएस को आईएसआई फंडिंग करती है। तो ये जो घटनाएं हैं, आरएसएस को आईएसआई फंडिंग करती है, तो ये जो कानपुर की घटना है, क्या ये इजराइल के इशारे, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो इजरायली पैटर्न पे किया गया काम दिख रहा है। और वो जब ये कह रहे हैं कि आरएसएस के यहाँ ये मिले, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस सारे सारे तारतम्य को जोड़ने की कोशिश की जाए तो किसी भी दशा में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता ये आतंकवादी घटना नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सरकार सिर्फ इसलिए बच रही क्या इसे आतंकवादी घटना घोषित करने से कि वो ये सोच रही कि अगर हम इसको आतंकवादी घटना घोषित कर देंगे तो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि मैं आतंकवादियों को पाल रहा था। कहीं इस डर से तो नहीं आतंकवादी घोषित करने से बच रही है? जी दुर्गा प्रसाद जी। राणे साहब, सरकार क्या करेगी ये सरकार का अपना मामला है, लेकिन आज पूरे प्रदेश और देश में ये एक महत्वपूर्ण आतंकवादी घटना के रूप में ही देखा जा रहा है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, एक पुरानी घटना है। आपके सुनील दत्त जो लोकसभा के सदस्य थे, उनका लड़का संजय दत्त, जब बंबई में 1991 वाला कांड हुआ था, घटनाएं कुछ हुई थी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के प्रकरण को लेकर के, तो उसके वहां AK-56 पकड़ी गई थी। सिर्फ पकड़ी गई थी, उसने किसी आतंकवादी घटना में कोई लिंक नहीं था।
लेकिन उसके साथ आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में उसको जेल में डाला गया और उसके ऊपर वो सारी कार्रवाई की गई, जबकि किसी घटना में उसका हाथ नहीं था। सिर्फ AK-56 उसके वहां पकड़ी गई। तो अब आप खुद सोचिए, जहां AK-56 का प्रयोग किया गया है, AK-47 का प्रयोग किया गया है और जिसके इंटरनल रिलेशन बीजेपी और नेताओं से और यहाँ तक कि RSS के लोगों से बने हुए हैं, अगर उस व्यक्ति को सरकार आतंकवादी घोषित करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार खुद आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है और उनका पालन पोषण कर रही है। आतंकवाद घोषित न करने का, आतंकवादी घोषित न करने का एक सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि इसके बाद वो आरोप सरकार की, योगी सरकार के ऊपर भी आएगा कि अगर 60 क्रिमिनल केस होने के बावजूद वो आदमी खुलेआम लखनऊ में सत्ता के गलियारों में घूम रहा हो और उसकी शासन प्रशासन में इतनी पहुंच हो कि सरकार क्या कर रही है उसकी भनक उस तक हमेशा पहुंचती रह रही हो और वो बिल्कुल आतंकवादियों की तरह से घेर करके पुलिस प्रशासन की हत्या कर रहा हो, जैसा आपने कहा इजराइल की तर्ज पर। तो सवाल ये है कि ये तो पूरा RSS गैंग ही इजराइल के तर्ज पर काम कर रहा है। ये तो इसके जो प्रमुख हैं वो सब पूर्व में इजराइल से ही आए हुए लोग हैं। तो उनकी तो सारी नीयत, सारी नीति सब इजरायली तरह से होगी। आप देख लीजिए, हथियार वेपन मंगाना होता है तो इजराइल से, कोई दूसरे तरह की चीजें मंगानी होती है तो सबसे पहले इजराइल से दोस्ती करते हैं। तो अगर इस दुबे को आतंकवादी घोषित करती है सरकार, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम यह होगा कि सरकार ने उसको शेल्टर दिया हुआ था और ये सरकार के ऊपर भी आरोप लगेगा, RSS के ऊपर आरोप लगेगा और विशेष रूप से फॉरवर्ड समाज में जिस समाज का वो व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगेगा। इस नाते सरकार जानबूझ के उसको आतंकवादी घोषित करने से बच रही है, क्योंकि उससे उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और ये माना जाएगा कि पूर्व में जैसे जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और उसका लाभ चुनाव में लेकर के सेंट्रल ने उसका लाभ लिया है आतंकवादी घटनाओं का, उसी तरह से ये माना जाएगा कि ये जानबूझ करके सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इतनी बड़ी घटना इसने स्वयं कराई है और इसको आतंकवादी घटना घोषित नहीं कर रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा प्रसाद जी। अभी एक बात आपके सामने ये लाना जरूरी है। अंत में फिर ये कहेंगे कि चूंकि अभी संजय दत्त का प्रकरण आ गया था तो ये खुलासा करना जरूरी है कि संजय दत्त के पास से कोई AK-56 जब पकड़ी नहीं गई थी। सिर्फ जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास इस तरह के वेपन्स थे, तो उसने कहा हाँ हमारे पास थे, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि हाँ हमारे पास इस तरह के वेपन्स थे। और यहाँ स्थिति ये है कि उस तरह के वेपन्स होने और डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं है, यहाँ बकायदा उसका उपयोग करके कब 8 लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया है और 10 लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद मौत के घाट उतरे हैं और अभी भी 5 लोग अपने जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसी भयानक घटना, जो आतंकवादी घटना जितनी भी अभी हुई हैं, सारी घटनाओं को अगर देख लिया जाए तो ये सबसे बड़ी घटना है जिसमें 10 पुलिस वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। और जहां 10 पुलिस वाले जान गंवा चुके हों, उसको आतंकवादी घटना मानने से सरकार अगर बच रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार के दामन में कोई चीज छुपा करके रखने की कोशिश की जा रही है। वो इसको आतंकवादी घटना सिर्फ इसलिए नहीं घोषित कर रही है क्योंकि उसको ये पता है कि अगर हम आतंकवादी घटना घोषित कर देंगे तो आतंकवाद पालने का हमारे ऊपर आरोप लगेगा। ये तो ऐसा लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा कर दी गई है। इसलिए देश के लोगों को चाहिए, प्रदेश के लोगों को चाहिए कि सबसे पहले इस स्वर को बुलंद करें और जितना बुलंद कर सकते हैं उतना बुलंद करें। ये आतंकवादी घटना है,
और इस आतंकवादी घटना को अगर सरकार नहीं स्वीकार करेगी तो जो हमारे पुलिस वाले वहां शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो उनको एक तरह से गाली देने की बात होगी, उनकी शहादत को धूल धूसरित करने की बात होगी, और ये प्रदेश किसी भी कीमत पे धूल धूसरित नहीं होगा। फिर इसी मुद्दे पे हम आपके साथ उपस्थित होंगे और इसी मुद्दे पे को आगे बढ़ाएंगे। कल की घटनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की है और मीडिया ने जिस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें भरोसा है, पब्लिक पे भरोसा, आप लोगों पे भरोसा है। अपने अतिथियों के साथ फिर मिलोगे इसी तरह से ज्वलंत मुद्दे के साथ, देशभक्ति में रंगे रंगों के साथ, मुद्दों के साथ, देश को बचाने और संविधान के बचाने के मुद्दों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। सभी दर्शकों का दर्द भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।